प्यारे बच्चों खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। एक और चिन्ह अकेडमी सूरजगढ़ में ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट में अब तक 8 अध्याय जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 9वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। वो है 9 का अपना जो चैप्टर है वो है व्यापारिक संनियम एवं अनुबंध अधिनियम। नौ का अपना चैप्टर है व्यापारिक संनियम, बिजनेस लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पाठ्यक्रम की दृष्टि से अगर हम लोग देखते हैं, 9 का जो अपना पाठ है व्यापारिक संनियम एवं अनुबंध अधिनियम, इसके बाद में 10 का जो चैप्टर आता है वो है अनुबंध अधिनियम के प्रावधान। ये 9 और 10 का जो चैप्टर है दोनों एक दूसरे से संबंधित है। इनमें हमें संनियम है, अनुबंध अधिनियम संबंधी जो जानकारी है, अनुबंध क्या होता है, ये सभी प्रकार की जानकारियां जो है, अनुबंध अधिनियम है, ये अनुबंध क्या होता है, इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, इनकी महत्वपूर्ण शब्दावली इस प्रकार से है, इनके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और 10 का जो पाठ है इससे संबंधित सभी प्रकार की जो अधिनियम आते हैं, जैसे प्रस्ताव है, स्वीकृति है, प्रतिफल है, निक्षेप का अनुबंध है, गारंटी का अनुबंध है, एजेंसी संबंधी अनुबंध है, सभी प्रकार के जो अनुबंध होते हैं उससे संबंधित हम लोग 10 के पाठ में अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से परीक्षा की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो ये पाठ है 16 नंबर का आता है। 16 नंबर में 2 क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के, 2 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, 1 क्वेश्चन आता है 4 नंबर का और 1 क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। 6 नंबर में विकल्प आता है। तो इस प्रकार से ये 16 नंबर के क्वेश्चन पाठ में आते हैं। परीक्षा की दृष्टि से दोनों जो चैप्टर हैं ये काफी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आज हम पढ़ेंगे व्यापारिक संनियम एवं अनुबंध अधिनियम। व्यापारिक संनियम का जहां तक प्रश्न है, किसी भी देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विकास, धार्मिक, व्यवसायिक सभी प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं उनका संचालन करने के लिए हमें अनेक प्रकार के जो नियम हैं, कानून हैं, सामाजिक रीति रिवाज हैं, परंपराएं वगैरह हैं, उनकी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से दूसरे शब्दों में हम ये भी कहते हैं, देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अच्छी प्रबंध व्यवस्था करने के लिए, अच्छे प्रशासन को चलाने के लिए, सभी प्रकार के अच्छी व्यूह योजनाएं तैयार करने के लिए देश में स्थानीय सरकार है, राज्य सरकार है या केंद्र सरकार के द्वारा अनेक प्रकार के जो नियम हैं, कानून हैं, क्रियाएं हैं, नीतियां हैं, विधियां हैं आदि का संचालन इसके द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से वर्तमान में व्यवसायिक क्षेत्र में भी अनेक प्रकार की गतिविधियां जो होती हैं उनको नियंत्रित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए अनेक प्रकार के व्यापारिक नियम, उपनियम भी बनाए जाते हैं। ई कॉमर्स, ई व्यवसाय जैसे महत्वपूर्ण अनेक प्रकार की गतिविधियां संचालित की जाती है। तो इस प्रकार से आज हम व्यापारिक संनियम एवं अनुबंध अधिनियम, इससे संबंधित जो प्रमुख बातें हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बिंदु जो आता है वो है संनियम का अर्थ। लॉ जिसको बोलते हैं, कानून जिसको बोलते हैं, राजनियम जिसको बोलते हैं, संनियम वगैरह, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सामान्य शब्दों में विधि का अर्थ होता है किसी भी देश की राज्य सरकार, स्थानीय सरकार या केंद्र सरकार द्वारा देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक अनेक प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं उनको नियमित एवं नियंत्रित रूप से, सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए जाने वाले अनेक प्रकार के नियम, कानून, विधियां, उपनियम
आदि को संनियम के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग समझेंगे कि संनियम से आप क्या समझते हैं। संनियम से एक नंबर पे किसी भी देश के अंदर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक अनेक प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। उनको, दूसरी बात है, उनको सही प्रकार से नियमित, नियंत्रित एवं व्यवस्थित करना। और तीसरी प्रकार की बात है, ये सामाजिक आर्थिक गतिविधियां जो किसी भी देश के अंदर होती हैं उसको नियमित, व्यवस्थित, सही प्रकार से करने के लिए राज्य, स्थानीय, केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाने वाले नियम, कानून वगैरह जो होते हैं उनको ही हम संनियम या लॉ के नाम से जाना जाता है। तो ये होता है राजनियम या संनियम। उसके बाद में आता है व्यापारिक संनियम। व्यापारिक विधि भी इसको हम बोलते हैं, कॉमर्शियल लॉ मेथड। संनियम, संनियम का अर्थ, संनियम का मीनिंग ऑफ ए कॉमर्शियल लॉ। जिस प्रकार से देश में अनेक प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक गतिविधियां होती हैं उसको संचालित करने के लिए अनेक प्रकार से नियम और कानून बनाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से व्यापारिक क्षेत्र में, व्यापारिक जो स्कोप होता है, व्यापारिक क्षेत्र में अनेक प्रकार की जो व्यापारिक गतिविधियां होती हैं, नियम कानून वगैरह आदि जो होते हैं उनको सुव्यवस्थित एवं नियमित तरीके से चलाने के लिए अनेक व्यापारिक गतिविधियां, नियम कानून, उपनियम या समूह आदि जो बनाए जाते हैं उनको व्यापारिक विधि या संनियम के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार से इसमें भी हम लोग तीन बातें शामिल कर सकते हैं। पहला था व्यापारिक क्षेत्र में व्यापारिक नियम, लेन देन या व्यापारिक विवाद आदि को नियंत्रित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, सही प्रकार से उनका संचालन करने के लिए। और तीसरा आता है बनाए जाने वाले नए प्रकार के नियम, कानून, विधियां, मेथड व्यापारिक समूह संबंधी जो होते हैं वो सभी जो होते हैं व्यापारिक विधि या संनियम के नाम से जाना जाता है। व्यापारिक विधि या संनियम के संबंध में अगर हम लोग देखते हैं तो प्रोफेसर एम.सी. शुक्ला, प्रोफेसर एम.सी. शुक्ला एक परिभाषा है। इन्होंने कहा कि व्यापारिक संनियम के संबंध में, व्यापारिक संनियम विधि राजनियम की वह शाखा है जिसमें व्यापारिक व्यक्तियों, अधिकारों और दायित्वों का वर्णन होता है जो व्यापारिक संपत्तियां जो होती हैं उसके लेन देन से संबंधित इसमें होती हैं। तो ये प्रोफेसर एम.सी. शुक्ला की परिभाषा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि राजनियम क्या होता है, संनियम क्या होता है, लॉ क्या होता है, या व्यापारिक लॉ क्या होता है, व्यापारिक संनियम क्या होता है। दोनों चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं। अगर तुलनात्मक रूप से देखते हैं, देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि जो गतिविधियां होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको व्यवस्थित करने के लिए, उनको नियमित करने के लिए सरकार द्वारा बनाए जाने वाले अनेक प्रकार के नियम और कानून जो होते हैं उनको इस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार से व्यवसायिक क्षेत्र के अंदर व्यवसायिक जो लेन देन होते हैं उनको व्यवस्थित और नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा बनाए जाने वाले अनेक प्रकार के व्यापारिक नियम हैं, कानून हैं, उनकी सलाह वगैरह आदि के लिए जो बनाए जाते हैं, उपनियम जो बनाए जाते हैं उनको हम व्यापारिक संनियम या व्यापारिक विधि के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपनाता है वो आता है व्यापारिक विधि का क्षेत्र। व्यापारिक विधि का क्षेत्र, स्कोप ऑफ बिजनेस लॉ। व्यापारिक विधि का जो क्षेत्र है, व्यापारिक विधि के क्षेत्र में अनेक प्रकार की जो महत्वपूर्ण जो कानून बनाए जाते हैं, एक्ट बनाए जाते हैं, उनको शामिल किया जाता है। जैसे महत्वपूर्ण जो एक्ट इसके अंदर आते हैं वो है अनुबंध अधिनियम 1872,
दूसरा है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013। 1956 में संशोधन करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 बना दिया गया है। तीसरा जो आता है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। अब की बार परीक्षा में क्वेश्चन भी आया था, भारतीय साझेदारी अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारतीय साझेदारी जो अधिनियम है वो 1932 के अंतर्गत लागू किया गया। ये क्वेश्चन की बार परीक्षा भी आया था। उसके बाद में है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। पहले 1956 था, इसमें संशोधन करके 1986 बनाया गया। उसके बाद में है वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। इसी प्रकार से बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949। इस प्रकार से व्यापारिक विधि का जो क्षेत्र है इसमें अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण जो अधिनियम जो होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा औद्योगिक संनियम अधिनियम है, श्रम अधिनियम है, बीमा अधिनियम है या सेबी अधिनियम है, विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम 1999 है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, माल परिवहन, अनेक प्रकार के जो सरकार द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण जो अधिनियम है उनको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब परीक्षा की दृष्टि से अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो होता है व्यापारिक विधि का जो क्षेत्र है इसको बताइए। तो हम कह सकते हैं व्यापारिक विधि के क्षेत्र में निम्नलिखित महत्वपूर्ण अधिनियमों को सम्मिलित किया जाता है। यह व्यापारिक विधि के क्षेत्र में कौन से महत्वपूर्ण अधिनियम आते हैं? किन्हीं चार के नाम लिखिए, तो इनमें से कोई भी चार आते हैं उनके बारे में हम नाम लिख सकते हैं। अब की बार जो क्वेश्चन सीधा ही पूछा गया था भारतीय साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ? 1932 में। तो ये आता है व्यापारिक विधि का क्षेत्र या स्कोप। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो है व्यापारिक विधि के स्रोत कौन कौन से हैं? तो व्यापारिक विधि के स्रोत, सोर्स ऑफ बिजनेस लॉ, इसके स्रोत कौन कौन से हैं? व्यापारिक विधि के स्रोतों का जहां तक प्रश्न है, आप लोग जानते हो भारत में काफी लंबे समय तक ब्रिटिश साम्राज्य रहा और व्यापारिक विधि के जो प्रमुख स्रोत हैं या जो लॉ जो माना जाता है वो ब्रिटिश काल की देन है, अंग्रेजों की देन है। लेकिन उसके बावजूद भी व्यापारिक विधि के स्रोतों का निर्धारण करते समय भारतीय रीति रिवाज है, कानून है, परंपराएं हैं, अनेक प्रकार के जो जानकारियां हैं, इनके आधार पर व्यापारिक विधि के जो स्रोत हैं उनकी संरचना की गई। अध्ययन की दृष्टि से व्यापारिक विधि के जो स्रोत हैं उनको हम लोग 5 भागों में विभाजित करेंगे, 5 भागों में बांटते हैं। पहला आता है इंग्लिश कॉमन लॉ, दूसरा है परिनियम, तीसरा भारतीय रीति रिवाज,
चौथा है न्यायालयों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। और पांचवा जो आता है वो है न्याय। इस प्रकार से व्यापारिक विधि के जो प्रमुख स्रोत माने जाते हैं, इसमें इंग्लिश कॉमन लॉ, परिनियम, भारतीय रीति रिवाज, न्यायालयों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय और न्याय, ये इसके स्रोत माने जाते हैं। और अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है 1 नंबर पे इंग्लिश कॉमन लॉ। इंग्लिश कॉमन लॉ पहला है इंग्लिश कॉमन लॉ। ये इंग्लैंड का सर्वाधिक पुराना राजनियम है। इसकी रचना वहां के योग्य न्यायाधीशों के द्वारा महत्वपूर्ण मामलों के अंतर की गई। इंग्लिश कॉमन लॉ की जो रचना हुई ये इंग्लैंड के अंदर हुई और महत्वपूर्ण जो मामले हैं उनके संबंध में अनेक जो महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए, महत्वपूर्ण जो न्यायाधीश जो थे प्रमुख, उनके द्वारा इसकी रचना की गई। दूसरा जो आता है वो इसके अंतर्गत आता है परिनियम। परिनियम के अंतर्गत हमारे देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारे देश की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, हमारे देश की जिस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप लोग जानते हो प्राचीन काल में द्वारा बनाए गए जो नियम वगैरह जो होते हैं वर्तमान समय में खरे नहीं उतरते। इसलिए वर्तमान जिस प्रकार की जो स्थितियां होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए संसद तथा विधान सभाओं द्वारा बनाए गए जो कानून है उन्हें परिनियम के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो आता है वो है भारतीय रीति रिवाज। भारतीय रीति रिवाज व्यापारिक विधि के स्रोतों का निर्धारण करते समय भारतीय जो रीति रिवाज हैं, जो अनेक प्रकार की जो परंपराएं हैं, जो कानून वगैरह जो है प्राचीन काल से चले हुए आए रीति रिवाज हैं, उनको भी न्यायालयों द्वारा अनेक प्रकार के उदाहरणों में स्वीकार किया जाता है। इसलिए भारतीय रीति रिवाज भी काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसके बाद में चौथे नंबर पे आता है न्यायालय द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। व्यापारिक विधि के स्रोतों का निर्धारण करते समय न्यायालय द्वारा दिए गए जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं उनको भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अनेक प्रकार के न्यायालय द्वारा दिए गए जो समय समय के अनेक प्रकार से उच्च न्यायालय जो है या देश का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके द्वारा समय समय के ऊपर अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण मामलों के अंदर जो निर्णय दिए जाते हैं उनकी पालना निम्न स्तर के जो न्यायालय होते हैं दृष्टांत के रूप में उनकी पालना की जाती है, एक उदाहरण के रूप में उनकी पालना की जाती है। क्योंकि न्यायालय द्वारा जो भी महत्वपूर्ण मामलों में जो डिसीजन दिए गए हैं तो नीचे के जो न्यायालय होते हैं वो भी डिसीजन देते समय उच्च स्तर पे दिए गए जो भी डिसीजन होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए कि डिसीजन दिए जाते हैं, यानी दृष्टांत के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है। 5वें नंबर पे आता है न्याय। इस प्रकार से व्यापारिक विवाद जो होते हैं, अनेक प्रकार के व्यापारिक जो मतभेद हो जाते हैं उनको न्यायालय जो होते हैं व्यापारिक विधि वगैरह जो आती है होते हैं उन विवादों को सुलझाने में अगर नाकामयाब होते हैं तो उनका जो निर्णय होता है वो महत्वपूर्ण न्यायालयों के द्वारा लिया जाता है। तो इस प्रकार से व्यापारिक विधि के स्रोत इंग्लिश कॉमन लॉ, परिनियम, भारतीय रीति रिवाज, न्यायालयों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय और न्याय, ये जो 5 हैं इनको व्यापारिक विधि के स्रोतों में सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है अनुबंध अधिनियम।
अनुबंध अधिनियम, जहां तक अनुबंध अधिनियम का जो प्रश्न है, व्यापारिक क्षेत्र में व्यापारिक लेन देन वगैरह जो होते हैं या व्यापार का सुव्यवस्थित संचालन के लिए व्यापारियों के सामने किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आए, उनका सही प्रकार से समाधान करने के लिए अनेक प्रकार के जो अनुबंध या अधिनियम की आवश्यकता होती है। अनुबंध अधिनियम के अभाव में व्यापार का जो शक्तिशाली ढांचा होता है वो भी धराशायी हो जाता है। इस प्रकार से व्यापारिक क्षेत्र में अनुबंध अधिनियम की आवश्यकता महसूस की गई। अनुबंध अधिनियम का जहां तक प्रश्न है, इसकी स्थापना सितंबर 1872 में की गई थी। उस समय इसके अंदर 266 धाराएं थी। जिस समय इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसके अंदर 266 धाराएं इसके अंदर थी। तत्पश्चात भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 तथा वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की स्थापना की गई। उसके बाद में इसकी धाराएं जो थी इनकी संख्या कम हो गई, लेकिन वर्तमान समय के अंदर भी अनुबंध अधिनियम 1872 है। इसकी जो प्रमुख विषय सामग्री है, इसमें निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। विषय सामग्री परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन बनता, भारतीय अनुबंध अधिनियम की जो विषय सामग्री है उसके बारे में बताइए। तो पहला जो बिंदु आता है वो है सामान्य अनुबंध के सिद्धांत एवं अर्ध अनुबंध। ये अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 1 से लेकर के और 75 तक है, इसका वर्णन इसमें किया गया है। दूसरा जो आता है वो आता है हानि रक्षा तथा गारंटी अनुबंध संबंधी जो प्रावधान है, अनुबंध संबंधी प्रावधान जो आते हैं वो आते हैं धारा 124 से और 147, इसके अंतर्गत इसको संगठित किया जाता है। तीसरा जो आता है निक्षेप तथा गिरवी अनुबंध से संबंधित, निक्षेप तथा गिरवी अनुबंध से संबंधित जो प्रावधान है वो आते हैं धारा 148 से 181 तक। और चौथा जो आता है वो आता है एजेंसी संबंधी जो अनुबंध होते हैं, एजेंसी संबंधी अनुबंध के प्रावधान ये आते हैं धारा 182 से लेकर के 238 है। तो इस प्रकार से अनुबंध अधिनियम की जो विशेष सामग्री वर्तमान में जो है इसमें 4 हैं। सबसे पहले हैं सामान्य अनुबंध के सिद्धांत या अर्ध अनुबंध के सिद्धांत, धारा 1 से लेकर 175 तक आते हैं। दूसरे आते हैं हानि रक्षा और गारंटी अनुबंध या निक्षेप संबंधी अनुबंध आते हैं, और एजेंट संबंधी अनुबंध के प्रावधान ये जो है इसकी विशेष सामग्री में सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने व्यापारिक विधि है या संनियम है इसके बारे में पढ़ा, और अनुबंध या व्यापारिक विधि का जो क्षेत्र है उसके बारे में, व्यापारिक विधि की जो स्रोत है उसके बारे में, और अनुबंध अधिनियम 1872 की एक सामान्य जानकारी हम लोगों ने हासिल की। कल हम अनुबंध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अनुबंध क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, कौन कौन से लक्षण हैं, इनके बारे में अध्ययन हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।